आज मेरे पास बुक है ज्वाला। इसमें एक चैप्टर है, मजबूरी नहीं चुनाव है गुलामी, और ये भगत सिंह के ऊपर है। तो प्रश्नकर्ता, आचार्य जी, जब भगत सिंह को फांसी दी गई उसके बाद उनके शरीर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, फिर बोरे में भरकर वहाँ से चुपचाप ट्रक द्वारा ले जाया गया। उनको पूरा जलाया भी नहीं गया और अधजली अवस्था में ही सतलुज नदी में फेंक दिया गया, क्योंकि लोग आ रहे थे तो जो लेकर गए थे डर के मारे वहाँ से भाग गए। ये सब सुनकर मन बहुत खराब हो रहा है कि भारतीय ही थे ना जिन्होंने उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था। आचार्य प्रशांत, आपने खुद ही इसका जवाब तो दे ही दिया। हम बार बार इसी तरह सोचते हैं कि भगत सिंह की लड़ाई अंग्रेजों से थी और लोक संस्कृति में उसको दिखाते भी ऐसे ही हैं। लोक संस्कृति में उसको दिखाते भी ऐसे ही हैं कि भगत सिंह बनाम अंग्रेज, कि अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ा, अंग्रेजों पर गोली चलाई, अंग्रेज जज ने मौत की सज़ा सुनाई, वगैरह वगैरह। लेकिन लड़ाई किसी भी असली क्रांतिकारी की गुलामी के खिलाफ होती है, किसी इंसान के खिलाफ नहीं होती है। इंसान के खिलाफ अगर कोई क्रांतिकारी लड़ता हुआ नजर आएगा तो सिर्फ इसलिए कि वो इंसान गुलामी का समर्थक होगा या गुलामी फैला रहा होगा, नहीं तो लड़ाई गुलामी के खिलाफ ही होती है। तो जब लड़ाई गुलामी के खिलाफ है तो आप पर आघात भी वो जो गुलाम लोग हैं ना वही करेंगे, क्योंकि गुलामी को उन्होंने ही तो पकड़ रखा है। गुलामी के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो आपके गुलाम लोग ही आप पर ज़्यादा आघात करेंगे। गुलामी, हम सोचते हैं जैसे गुलामी हम पर ज़बरदस्ती ला दी गई, लेकिन गुलाम गुलाम ही होता है। इसलिए गुलाम गुलामी को स्वीकार ही इसलिए करता है क्योंकि उसका गुलामी में कुछ स्वार्थ होता है। जब आप गुलाम से उसकी गुलामी हटाते हैं, छीनते हैं, तो गुलाम के स्वार्थ पर चोट पड़ती है। आप करो ना कल्पना, आप कीजिए कल्पना कि भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में लाया गया और शाम को ही फांसी दे दी गई। सुबह दी जाती फांसी, लेकिन शाम को ही इनको फांसी दे दी गई। जब फांसी किसी को दी जाती है तो निर्धारित किया जाता है, लेकिन उनको शाम को ही फांसी दे दी गई। सुबह सुबह दी जाएगी, ऐसा अनाउंस हुआ था। इनको सब नियम कानून तोड़कर बदल कर ही रात को फांसी दे दी गई। फिर लोगों ने शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, बोरों में भरा गया और पिछले दरवाजे से निकाल कर ले गए और सतलुज नदी के किनारे आधा अधूरा जलाया और उनको वहीं नदी में फेंक दिया गया। तब तक लोगों को खबर हो गई तो लोग आ रहे हैं, तो वो सब जो 100 के अधजले टुकड़े सतलुज में फेंके गए थे उनको बाहर निकाला। तो उसमें सोचिए ना कि कौन होगा जो वो इन क्रांतिकारियों के शवों को काट रहा होगा। वो तो कोई हिंदुस्तानी ही था, वो तो कोई हिंदुस्तानी ही है। थोड़ा एक बार अच्छे से कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि एक हिंदुस्तानी या कई हिंदुस्तानी हाथी है, पहले सूली पर लटका रहा है, फिर वो हिंदुस्तानी हाथ हिंदुस्तानी आदमी है जो उसको फिर नीचे उतार रहा है, हिंदुस्तानी आदमी है जो उसके मृत शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। ये सब काम हिंदुस्तानी ही कर रहा है, अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़रा भीतर उतरने दीजिए। भगत सिंह के शरीर को फांसी पर लटकाने वाला, कि भगत सिंह के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी के इनके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला हिंदुस्तानियों का ही हाथ था। अभी अभी मृत देह को फांसी से उतारा गया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। ये काम करने वाला हिंदुस्तानी हाथ है। उसके बाद वो सब टुकड़े बोरे में भरे जा रहे हैं। ये काम हिंदुस्तानी कर रहा है, अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। और फिर उन टुकड़ों को बस ऐसे ही तेल वेल डालकर जला दिया गया। ये काम भी हिंदुस्तानी ही कर रहे हैं।
अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। और फिर लोगों ने देखा कि और फिर लोगों ने देख लिया तो जल्दी जल्दी से नदी में डालकर भाग गए। ये काम भी हिंदुस्तानी कर रहे हैं, अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। तो यही तो बात है ना असली, कि हम समझते ही नहीं कि हम किसकी गुलामी कर रहे हैं। हम अंग्रेज की गुलामी कर रहे थे भाई, हम अपने स्वार्थों की गुलामी कर रहे थे। उस आदमी से बात करिए ना जो क्रांतिकारियों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। उससे पूछिए तूने ऐसा क्या किया, वो बोलेगा मैं अपनी जॉब कर रहा था। तो तू ये जॉब कर रहा था? प्रश्नकर्ता शायद बोलेगा घर चलाना है। आचार्य जी उसे घर चलाना है, बस यही बात है ना। मैं मजबूर हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तुम उस परिवार की खातिर, तुम उस बीवी की खातिर, तुम उस बच्चों की खातिर भगत सिंह के खिलाफ गवाही भी देने को तैयार हो गए, उनको फांसी चढ़ाने को भी तैयार हो गए, उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में करने को भी तैयार हो गए। ये सब तुम क्या बताकर कर रहे हो कि मैं क्या करूं? मैं तो मजबूर हूं। मजबूर क्या हो? वो तो 23 साल का नौजवान फांसी पर चढ़ गया, वो क्यों नहीं मजबूर था? वो किसी और लोग से आया था, उसको क्यों नहीं थी मजबूरी? तुम क्यों मजबूरी हो? तुमको क्यों मजबूरी है? सीधे बोलो, तुम्हारे स्वार्थ हैं। और ये जो मजबूरी का बहाना है ना, ये दुनिया के सब पापों की जड़ है। मैं मजबूर हूँ, लोग मजबूरी के नाम पर बड़े से बड़े पाप कर लेते हैं, और उस पाप को जस्टिफाई करने के लिए वो तो यही कहेगा, नहीं मैं तो मजबूर था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आदमी को क्या चीज़ वास्तव में बंधक बना लेती है। वो कोई बाहर खड़ा शासक या रूलर नहीं होता है, और ऐसा नहीं है हमको जो कि वो मुट्ठी भर अंग्रेज थे उन्होंने हमें दबा रखा था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुल 70,000 तो अंग्रेज थे कि पूरे हिंदुस्तान में थे और शासन कर रहे थे। किसी ने तो कहा था कि जब हिंदुस्तानी मिलकर अगर एक जगह थूके भी तो इतना बड़ा तालाब बन जाएगा कि उसमें अंग्रेज डूब मरे। मुझे अंग्रेजों से किसी तरह की कोई नफरत वगैरह नहीं है। बस एक बात समझने बस एक बात समझने के लिए है, उद्धृत कर रहा हूँ। उस समय भी भारत में आबादी 40 करोड़ के करीब थी, आज 140 करोड़ है। अब 40 करोड़ कैसे होंगे कि 50,000 या 1 लाख अंग्रेज 40 करोड़ हिंदुस्तानी पर राज करते रहे? आप और पीछे चले जाओ ना, आप 1757 में चले जाओ, प्लासी की लड़ाई चले जाओ, तो उसमें उस समय फौज का भी अनुपात 17 और 1 का था। बंगाल में लड़ाई हुई थी और निर्णायक लड़ाई थी, तो 17 हिंदुस्तानी और 1 अंग्रेज। 1857 में आप देख लो, 1857 में जो गदर हुआ, क्रांति हुई हुई वो क्या अंग्रेजों ने दबा दी थी? ना, हिंदुस्तानी सिपाहियों के खिलाफ कौन लड़ रहा था? हिंदुस्तानी सिपाही लड़ रहे थे। और जो हिंदुस्तानी सिपाहियों को ही मार रहा था, दबा रहा था, उनसे पूछो कि क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर चलाना है। तो आप समझ लो ना कि दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है जो आपसे बड़े से बड़ा पाप कराएगी। मैं क्या हूँ? मैं मजबूर। 200-250 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा, और ये गुलामी का पूरा कार्यक्रम अंग्रेज नहीं चला रहे थे, हिंदुस्तानी ही चला रहे थे। ये बोलकर कि मैं क्या करूं, मेरा तो परिवार है, मेरी तो बीवी है, मेरे तो बच्चे हैं, मैं क्या करूं? तो आप ये समझिए कि असली गुलामी क्या है, अंग्रेज की या आपके स्वार्थ की। और इससे आप ये भी समझ जाइए कि अगर आपको आज़ाद ज़िंदगी जीनी है तो आपको ज़िंदगी में क्या कौन से निर्णय लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, कौन से निर्णय नहीं लेने हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार नहीं होंगे, परिवार तो भगत सिंह का भी था ना, पर वो मजबूर हुए नहीं हुए ना, परिवार के आगे हुए। माई बोली शादी कर लो, बोले शादी तो हो गई मेरी दुल्हन तो क्रांति है, आज़ादी है। पिता ने माफ़ी के लिए अंग्रेज़ों से आवेदन किया कि मेरे बेटे को माफ़ी दे दो। उन्होंने अंग्रेज़ों से दरख्वास्त कर ली कि बेटा जेल में है, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने पिता को बड़े कड़े शब्दों में लिखा, कुछ ऐसे था कि अगर यही काम किसी और ने किया होता तो मैं उसको द्रोही समझता। विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने।
पर मैं इसको देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह या धर्मद्रोह जो भी है, धर्म शब्द नहीं वो इस्तेमाल करेंगे। वो ऐसा उन्होंने अपने पिता को ही बोल दिया। उनके भी तो माता थी, उनके भी तो पिता थे, लेकिन वो तो नहीं मजबूर हो गए ना। ये दुनिया वाले कैसे मजबूर हो जाते हैं बीवी बच्चे पिता या माँ बाप का नाम लेकर। और भगत सिंह ने अपने माँ बाप से कोई रिश्ता भी नहीं तोड़ दिया था। जिस समय उनको फांसी दी जा रही थी, उनके पिता जेल के बल की सभा में मौजूद थे। तो जेल के नारे लगने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। लोग समझ गए कि गड़बड़ हो गई। तो जो भीड़ थी वो हिंसक और उग्र हो गई। तो सरदार भगत सिंह के पिता जी ही थे जिन्होंने फिर उस भीड़ को शांत कराया। तो परिवार है, सुंदर परिवार है, जहाँ माँ को बाप को बेटे से प्यार भी है, बेटे पर नाज भी है, लेकिन उस परिवार में मतलब के स्वार्थ के रिश्ते तो नहीं है ना। वहाँ से तो सब नहीं है कि मैं क्रांति कैसे करूँ, मैं तो मजबूर हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि तू ब्याह कर ले, मैं क्रांति कैसे करूँ, मैं तो मजबूर हूँ। माँ का दिल थोड़े ही तोड़ सकता हूँ। माँ को समझा दिया तो माँ समझ भी गई। ऐसे भी तो इंसान हो सकता है ना, ऐसी भी तो चेतना हो सकती है ना। और चेतना कोई प्राकृतिक रूप से ऐसी नहीं होती। प्राकृतिक रूप से तो हम सब जानवर ही हैं। चेतना को तो ऐसा ही बनना पड़ेगा। बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, बड़े अपने आप को कड़े निर्णय आप ना लें और उसका जिम्मेदार आप हालत को ठहराएं। ये बात तो कहीं से ठीक नहीं है ना। ये बात अच्छे से समझ ले सब। कोई बाहर वाला आकर गुलाम नहीं बनाता। न तब बनाता था, न आज बनाता है, न इतिहास में कभी बनाया, न भविष्य में कभी बनाएगा। कोई भी आदमी आप कभी गुलाम देखें, मजबूर देखें, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ होगा उसमें। नहीं तो आप सीधे कहोगे ना कि मरना मंजूर है पर गुलामी नहीं। और मरे आदमी को कौन गुलाम बना सकता है भाई। ये भी एक तरह का स्वार्थ है कि मैं कोई भी कीमत अदा करके बस जीना चाहता हूँ। क्यों जीना चाहता हूँ? अगर हालत ये आ गई है या तो मौत या गुलामी, तो भैया मौत चुन लो ना। बताओ अब तुम्हें कौन गुलाम बना सकता है? तो आप गुलाम हैं और आप लंबे समय से गुलाम हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वेच्छा से गुलाम हैं। जिसको आप मजबूरी बोलते हो उसको मैं स्वार्थ बोलता हूँ। मैं मजबूरी शब्द तो रखता ही नहीं अपने शब्दकोश में। एक फिल्म देखी थी, अब पता नहीं, नाम भी नहीं याद है। उसमें एक आदमी होता है, वो गहरे गड्ढे में फंसा होता है। एक दरार होती है चट्टान के बीच में, और वो किसी को बताकर नहीं आया होता है कि वहाँ घूमने जा रहा है। कोई पहाड़ी जैसा इलाका होता है, 5-10 पहले देखी थी अंग्रेजी फिल्म। तो वहाँ ऐसे है, 2 ऊंची जगहें हैं जिनके बीच में दरार है, गहरी दरार, और वो वहाँ पर गिर जाता है, फंस जाता है, और वो किसी को बताकर नहीं आया होता है। और जो शायद सैकड़ों किलोमीटर तक बिल्कुल सुनसान था। तो कोई अपने आप जान नहीं पाएगा कि वो कहाँ फंसा हुआ है। वो वहाँ नीचे फंसा हुआ था, कोई जान नहीं सकता। अब उसे दिख नहीं रहा है, वो मर रहा है, मर रहा है। हुआ क्या, नीचे गिर गया और उसका हाथ एक चट्टान के नीचे दब गया। उसका हाथ एक चट्टान के नीचे दब गया। अब वो या तो मौत स्वीकार कर ले, ये बोल कर कि मैं बाहर कैसे आऊँ, या तो मजबूर है। मेरा हाथ चट्टान के नीचे दबा हुआ है। वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना हाथ ही काट देता है, अपना हाथ काट कर बाहर आ जाता है। कौन आपको गुलाम बना सकता है? अगर आप कहोगे कि आज़ादी से ज़्यादा प्यारा तो मुझे अपना हाथ भी नहीं, अगर अपने हाथ की वजह से गुलामी झेलनी पड़ी तो हाथ भी काट दूंगा। हम अंग्रेज को गाली देते रहते हैं, हमने कभी उस आदमी का नाम ही नहीं लिया, उस आदमी की कभी चर्चा ही नहीं की। और वो एक हिंदुस्तानी था, एक नहीं हो सकता। वो दर्जनों हिंदुस्तानी होंगे जिन्होंने भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, उनके शवों को काटा होगा। ये बात सुनने में कितनी खौफनाक, कितनी विभत्स है ना। हिंदुस्तानियों ने ही ये काम किया कि उन्होंने अभी अभी शहीद हुए क्रांतिकारियों के शरीर को गड़ासा से, कुल्हाड़ी से, ना जाने किस किस चीज़ से, आप देखिए, आप चित्र की कल्पना करिए, वो लिटा कर काट रहे हैं। और हिंदुस्तानी उनके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में, बोरों में भरकर फिर लेकर जाकर जल्दबाजी में जला रहे हैं, फिर नदी में फेंक रहे हैं। ये काम हिंदुस्तानी कर रहे हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते? अंग्रेजों को क्या दोष दे रहे हैं हम?
हिंदुस्तानी आदमी अगर गुलाम बनने से इनकार कर देता, अगर कॉरपोरेट करने से इनकार कर देता तो अंग्रेज कैसे राज कर लेते। लेकिन हम ये देखते ही नहीं कि हमारे भीतर गुलामी की कितनी ज़बरदस्त वृत्ति है। हम कितनी जल्दी अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हम कहाँ देखते हैं। दोस्त तुरंत दूसरों को दे देते हैं, वो आसान है।